नमस्कार दोस्तों। दो टाइप की बॉलीवुड फिल्में मुझे बड़ी पसंद आती हैं। एक वो जो किसी रियल लाइफ हीरो की कहानी पर बेस्ड हो, जैसे कि भाग मिल्खा भाग। और दूसरी वो जो किसी सीरियस क्रिटिकल इशू को उठाती हो जो हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में मौजूद हो, जैसे कि दंगल, आर्टिकल 15, ओ माय गॉड। आज के वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा जो अभी रिलीज नहीं हुई है, जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। गुंजन सक्सेना, जो कि ना सिर्फ एक रियल लाइफ हीरो की कहानी है बल्कि कुछ सीरियस क्रिटिकल इश्यूज को भी उठाती है वो पिक्चर। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, इमेजिन करो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर को या फिर इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर को, तो आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो हमेशा एक मेल सोल्जर की ही आएगी, एक आदमी की ही आएगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हिस्टोरिकली औरतों को इस चीज के काबिल नहीं समझा। औरतों को समझा जाता था कि वो किचन में काम करने के लिए लायक हैं या घर में काम संभालने के ही लायक हैं। देश की सुरक्षा के लिए वो इस रोल में फिट नहीं बैठती। हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस में अगर हम फीमेल ऑफिसर्स की बात करें तो अभी रिसेंटली ही है कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी, इजाजत दी कि फीमेल ऑफिसर्स भी परमानेंट कमीशंस और कमांड की पोजीशंस पर बैठ सकती हैं। उससे पहले पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, आज के दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवल फोर्स में कितने फीमेल ऑफिसर्स हैं? वो है 9449 फीमेल ऑफिसर्स। तो आइए देखते हैं कि देश की आर्म्ड फोर्सेज में और बाकी दुनिया भर में भी आर्म्ड फोर्सेज में औरतों का क्या रोल रहा है, महिलाओं का क्या रोल रहा है और क्या भेदभाव होता है मेल और फीमेल्स के बीच में। और यहां पर गुंजन सक्सेना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गुंजन सक्सेना 1975 में एक आर्मी फैमिली में पैदा हुई थी। उनके पापा भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना, और उनके भाई भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करी थी। उसके बाद फ्लाइंग के बेसिक्स सीखे और एसएसबी एग्जाम पास करके इंडियन एयरफोर्स में एंट्री ले ली। वो और उनके साथ 25 और महिलाएं बन गई इंडिया की पहली फीमेल इंडियन एयरफोर्स ट्रेनी पायलट्स। इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी उधमपुर में। गुंजन सक्सेना की कहानी में सबसे बड़ा हाई पॉइंट आता है कारगिल वॉर में। 1999 में जब कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई शुरू हुई तो गुंजन सक्सेना और उनके जैसे 8 और पायलट्स को डिप्लॉय किया गया था। और जैसे टाइम के साथ साथ हालात बिगड़ते गए कारगिल में, कारगिल एक बड़ी जंग बन गई, तो उनसे पूछा गया कि क्या वो डेंजर जोन से बाहर निकलना चाहेंगी, क्या वो इससे बाहर होना चाहेंगी, क्योंकि वो एक फीमेल ऑफिसर है, शायद वो पार्टिसिपेट ना करना चाहें। तो उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। और ऐसे ही दोस्तों, कारगिल वॉर में विजय ऑपरेशन का हिस्सा बन गई गुंजन सक्सेना। शुरुआत में ही उन्हें सर्वेलेंस सॉर्टीज पर भेजा गया। सर्वेलेंस मतलब किसी भी एरिया की निगरानी करना, सर्वेलेंस करना, और सॉर्टीज मतलब एक इंडिविजुअल मिशन जो अकेले उन्हें खुद करना पड़ेगा। तो 18,000 फीट की हाइट पर वो अपने सर्वेलेंस मिशंस कंडक्ट कर रही थी। बाद में उन्होंने और अलग अलग टाइप के मिशंस में पार्टिसिपेट किया। सर्वेलेंस तो एक टाइप का मिशन हो गया, और भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि किसी को खाना पहुंचाना, सोल्जर्स को मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना, इंजर्ड सोल्जर्स को रेस्क्यू करना। तो ये और टाइप के मिशंस थे जिनमें गुंजन सक्सेना जी ने पार्टिसिपेट किया। और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार गुंजन सक्सेना और उनकी साथी श्री विद्या जी ने करीब करीब 80 सॉर्टीज मिशन किए। लड़ाई के बाद के चरण में इंडियन एयरफोर्स ने छोटे हेलीकॉप्टर्स की जगह फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन तब तक गुंजन सक्सेना जी, उनकी साथी श्री विद्या जी और बाकी इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ने करीब करीब 900 घायल सोल्जर्स को बचा लिया था, या शहीदों को हॉस्पिटल तक या अपनी फैमिलीज तक पहुंचा दिया था। गुंजन सक्सेना जैसी महिलाओं की वजह से ही आज हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि फीमेल्स का, औरतों का क्या रोल है आर्म्ड फोर्सेस में। इनकी कहानी ने यह प्रूव कर दिया कि औरतें भी केपेबल हैं इंडियन आर्मी में दाखिल होने के लिए, और वो भी टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकती हैं और फुलफिल कर सकती हैं उस जॉब को, उस रोल को बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के अनुसार सिर्फ एटलीस्ट 16 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर औरतों को कॉम्बैट पोजीशंस में, आर्म्ड फोर्सेस में दाखिला दिया जा सकता है। सिर्फ 16। सोचकर देखो, यहाँ पे करीब करीब 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं दुनिया भर में, और ये 20 से भी कम ये नंबर है यहाँ पर। नॉर्वे, कनाडा और डेनमार्क पहली कंट्रीज में से थी जहां पर ये अलाउ किया गया। 1980s में वो पॉइंट था जब अलाउ किया गया था इन कंट्रीज में, और फिर धीरे धीरे जापान, जर्मनी, चाइना जैसी कंट्रीज में भी बदलाव दिखने लगा। लेकिन ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आ रहा है। यूएसए ने 2016 में ही, यानी सिर्फ 4 साल पुरानी बात है, कि परमिशन दी थी कि औरतें भी आ सकती हैं उनकी आर्म्ड फोर्सेस में। हालांकि एयरफोर्स और नेवल में पहले से उन्हें परमिशन मिल चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर्स में एक्चुअली में औरतों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया में औरतों के खुद के 3 रेजिमेंट्स थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसे एक्सेप्शनल केस कह सकते हो आप, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स ऐसा टाइम था जब सोल्जर्स की सख्त कमी हो रही थी। तो हो सकता है एक्सेप्शनली इतनी कमी में उन्होंने, कुछ सरकारों ने कहा हो कि औरतों को भी अलाउ कर देते हैं हम कॉम्बैट पोजीशंस में।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रीजन है यहाँ पर कि सरकारें अलाउ नहीं करती औरतों को आर्म्ड फोर्सेस में आने से, जबकि कई जगहों पर कई सरकारों में सख्त कमी होती है। तो अपनी आधी पॉपुलेशन को निग्लेक्ट कर देना कि मतलब आधी पॉपुलेशन को तो हम आने ही नहीं देंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे आर्म्ड फोर्सेस में आना, ऐसा क्यों है? मैं कॉम्बैट रोल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर। नॉन कॉम्बैट पोजीशंस में तो फिर भी काफी औरतें देखने को मिलेंगी। हर देश में इस इशू को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, इंडिया में भी उठाए गए। एक सवाल ये उठाया जाता है कि अगर हम औरतों को अलाउ कर देंगे आर्म्ड फोर्सेस में, तो आर्म्ड फोर्सेस की साइकोलॉजी पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर किसी दिन औरतों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर में बना दिया जाएगा या कैद कर लिया जाएगा दूसरी एनिमी कंट्री के द्वारा या कुछ टेररिस्ट के द्वारा। ये सवाल तो चलो फिर भी मान लिया ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं इस इशू को लेकर जिन्हें सुनकर बड़ी हंसी आती है। जैसे कि सरकार ने कुछ साल पहले कहा था कि हम महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस में दाखिला देने के खिलाफ हैं क्योंकि प्रिवेलिंग सोसाइटियल नॉर्म्स, यानी समाज की मानसिकता की वजह से ये करना मुश्किल होगा। क्या रीजन हुआ बताओ? ये कई लोग अनऑफिशियली ये भी कहते हैं कि एक डर है यहां पर, अगर महिलाओं को कमांडर की पोजीशन दे दी तो उनके नीचे वाली पोजीशंस पे जो लोग हैं वो शायद उन्हें सीरियसली ना लें, शायद उनके कमांड्स को ओबे ना करें इतने सीरियसली। ऑफिसर्स के कुछ ऐसे कोट्स पढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फरवरी के रूलिंग में कहा था कि उन्हें शर्म आती है पढ़कर। एक तरफ हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब एक्चुअली में औरतों को एम्पावर करने की बात आती है तो हम ऐसे फालतू के एक्सक्यूजेस देकर पीछे हट जाते हैं। एक और ऑब्जेक्शन जो हमारी सरकार ने रिसेंटली दिया था वो ये था कि जो कमिटमेंट और सैक्रिफाइस आर्मी में फ्रंट लाइंस पर कॉम्बैट पोजीशंस पर चाहिए होता है वो एक महिला नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें बच्चे पालने होते हैं, उन्हें अपना घर संभालना होता है, देखभाल करनी होती है, उसमें टाइम लगता है। तो वो टाइम आर्म्ड फोर्सेस को नहीं दे सकती एक महिला, तो और उन्हें लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है इस चीज के लिए, तो वो इसलिए भी नहीं किया जा सकता। ये सोच सुनने में ही बहुत बैकवर्ड लगती है। इसी सोच के कारण ये जो प्रोग्रेस है फीमेल ऑफिसर्स का इंडियन आर्मी में, हमने इतने धीरे धीरे देखा है ओवर द ईयर्स। गुंजन सक्सेना जी की जो कहानी थी वो कितनी पुरानी थी, 1999 की बात है, और अब 2020 में हम बात कर रहे हैं इसकी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आकर इसकी रूलिंग दी है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1992 से पहले औरतों को सिर्फ मेडिकल रोल्स में अलाउ किया जाता था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। 1992 के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन आया यानी एसएससी, और एसएससी के अंदर आप आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ 10 साल तक रह सकते हैं। 2006 में इसे 14 साल तक बना दिया गया था बढ़ाकर, और एसएससी के ही द्वारा दोस्तों गुंजन सक्सेना और उनकी साथी फीमेल ऑफिसर्स आर्म्ड फोर्सेस में आ पाई, इंडियन एयरफोर्स में दाखिला ले पाई। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब पता चला कि एसएससी और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग औरतों को पेंशन नहीं मिल सकता, क्योंकि पेंशन मिलने के लिए लिखा गया था कि आपको कम से कम 20 साल तक सर्विस में रहना पड़ेगा। ये महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रूल ही ऐसा बनाया गया था कि वो सिर्फ एसएससी के अंदर आ सकती थी। तो इस भेदभाव को लेकर भी सवाल उठा। 2003 और 2006 में इस पर पिटीशन फाइल करी गई कि फीमेल ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 की रूलिंग में कहा कि जो भी फीमेल ऑफिसर्स आर्मी में और एयरफोर्स में हैं, जिन्हें परमानेंट कमीशन इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक महिला है, उन्हें मिलना चाहिए। ये जजमेंट 2010 में पास करी गई और एयरफोर्स ने इस रूलिंग का पालन भी किया। और अक्टूबर 2015 में दोस्तों एयरफोर्स ने अपनी फाइटर पायलट वाली स्ट्रीम को महिलाओं के लिए ओपन किया। जुलाई 2018 में कमीशन होकर अवानी चतुर्वेदी, भावना और मोहना सिंह, इन्होंने इतिहास रच दिया। ये बन गई इंडिया की पहली 3 फीमेल फाइटर पायलट्स। आज की तारीख में सारी आर्म्ड फोर्सेस को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन फीमेल ऑफिसर्स का हमें इंडियन एयरफोर्स में ही मिलेगा। आर्मी में 9 साल लगे बदलाव लाने में। 9 साल बाद फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने फाइनली ऑर्डर पास किया कि फीमेल ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलने के लिए कुछ और स्ट्रीम्स ओपन किए जाएं। लेकिन इस पर भी कुछ पाबंदियां हैं। ये मौका सिर्फ उन फीमेल ऑफिसर्स को दिया जाएगा जिन्होंने 14 ईयर्स अपनी सर्विस में अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि फीमेल ऑफिसर्स को कमांडिंग पोजीशन ही नहीं दी जाएगी। शायद हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री अभी भी वही सामाजिक सोच लेकर बैठी है कि औरतों को ये काम करना सही नहीं है, कमांडिंग पोजीशन पर नहीं बिठाया जा सकता। यही रीजन हो सकता है कि आज भी ये अलाउड नहीं है आर्मी में। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की फरवरी 2020 की रूलिंग पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री की सारी ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया और मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स को बराबर का दर्जा दिया 10 अलग अलग आर्मी फोर्सेस की स्ट्रीम में। फीमेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन पर कंसिडर करने का हक और कमांडिंग पोस्ट पर बैठने का हक दे दिया गया, लेकिन सिर्फ नॉन कॉम्बैट फील्ड पे। कॉम्बैट फील्ड में ये अभी भी नहीं दिया गया है।
तो अभी भी हम कह सकते हैं कि सही मायने में मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स के बीच में इक्वालिटी नहीं आई है। वैसे तो कोर्ट ने आर्मी को 3 महीने दिए थे इस रूलिंग को लागू करने को, लेकिन कोविड-19 के कारण सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा और 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 महीने का एक्सटेंशन दिया। यानी इसका मतलब है कि 7 अगस्त तक आर्मी को इस जजमेंट का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नेवी में भी 7 स्ट्रीम्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशंस देने का आदेश दिया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में एक्चुअली में दोस्तों सख्त कमी है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है। अराउंड 9,427 ऑफिसर्स की और 68,864 जवानों की कमी है आर्म्ड फोर्सेज में। तो इन काबिल महिलाओं के आने से ये शॉर्टेज भी जल्दी से फिलअप करी जा सकती है। इन सारी बातों को देखकर यह पता लगता है कि बदलाव को आने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता जरूर है। और वैसे भी अगर आप सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन को कंपेयर करोगे, जो औरतों को सहना पड़ा है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं औरतों को आदमियों के बराबर, ये 20-25 साल उससे कंपेयर करें तो ज्यादा समय नहीं है। बात इक्वल अपॉर्चुनिटीज की है। मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स दोनों को हक होना चाहिए इक्वली कमांडिंग पोजीशंस पे बैठने का, परमानेंट कमीशंस का, इक्वल पे का, सेम पेंशन का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से औरतों को सेम राइट्स डिनाई किए जाएं जो आदमियों को मिलते हैं। और एग्जैक्टली यही एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है दोस्तों हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में और हमारे देश में जो यहाँ पर उठता है। अगर हम देश की आधी पॉपुलेशन को ये अपॉर्चुनिटीज डिनाई कर देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और समाज की सोच बदलना हम सबका काम है। अगर हम धीरे धीरे अपनी सोच बदलेंगे तो समाज की भी सोच साथ ही साथ बदलती रहेगी, ना सिर्फ आर्मी में बल्कि अपनी किसी नॉर्मल जॉब में, ऑफिसेज में मेल्स और फीमेल्स को, आदमियों को और औरतों को इक्वालिटी मिल पाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। क्या मेरे को फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस बनाने चाहिए, अपने ओरिजिनल एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट पर स्टिक करूं और उसी टाइप के वीडियोस बनाते रहूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अगर पसंद आया तो, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए व्लॉग्स देखना मत भूलना।